वेलकम मेरे बच्चों। हम लोग पुनः आज आरओ के हिंदी पार्ट की तैयारी के लिए पुनः इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि विगत वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं, अवगत करा चुके हैं कि ये चैप्टर अभी विलोम का ही चल रहा है। विलोम ही नहीं बल्कि सभी चैप्टरों को हम 3 स्टेप में लेके चलेंगे, जिसमें कंसेप्ट क्लियर करना, क्वेश्चंस क्लियर करना, उनके संभावित प्रश्नों पर भी हम लोग गौर करेंगे, साथ में डाउट्स क्लास करेंगे। तो आज एक बच्चे का मेरे बच्चों मेरे यहाँ एक डाउट क्लास आई है, ठीक है। तो मैं उस डाउट क्लास को इस क्लास के साथ ही तो एक बच्चे का मेरे पास डाउट क्लास आया है। हालांकि अभी तो जो हम लोग अपना एक क्लास चलाने वाले हैं कि इसको ये प्रैक्टिस सेट था हमारा, और यहाँ हम लोग अपना ये दिए थे अगली क्लास में भी। तो ये तो हम लेकर के आपके सामने चल ही रहे हैं। इसमें देखो बेटा, कुछ करना नहीं है आपको। इस किताब में अब सब कुछ है, नो डाउट। इसको आप पढ़िए, इसका विकल्प दिया हुआ है, उसमें भी कोई छाप को नहीं करना है। कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर मैं ये टिक लगा रखा हूँ, आप इनको थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो यहाँ इसको मैं थोड़ा आपसे स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर दे रहा है अधुनातन। तो अधुना जो वर्तमान अभी का है, इसका हमेशा विलोम क्या होगा? पुरातन। ठीक, अधुना का पुरातन, अपुरातन का नूतन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अधुनातन को हम भूतिक यानी भौतिक भी कह सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ गलत है, ये सही है, पर आपकी परीक्षा की सावधानी हेतु यदि कभी आपको अधुनातन का विकल्प, ठीक है, अधुनातन का विकल्प पुरातन न दे करके अधुनातन का विकल्प अगर भौतिक दे रहा है तो वह गलत नहीं होगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि भूत प्लस इक, भूत अधुना माने वर्तमान, तत्काल का, अद्यतन, अब भूत मतलब जो बीता हुआ है, तो ये शब्द भी इसका विरोधी हो सकता है। ठीक मेरे बच्चों, यहां पर आप देखेंगे एक है यहां गौरव। गौरव का विपरीत क्या है? लाघव। यानी गौरव माने बड़ा और लाघव माने छोटा। तो गौरव, कभी कभी मेरे बच्चों को ये अर्थ समझ में नहीं आता कि गौरव का मीनिंग क्या है। तो मेरे बच्चों, गौरव का मतलब होता है बड़ा, और लाघव, लाघव का मतलब होता है छोटा। ठीक, अगर कभी भी आपके सामने गौरव के जगह लाघव का विकल्प न दे करके क्षुद्र का विकल्प दे दे, क्षुद्र, ये वाला शब्द है क्षुद्र, ठीक है ना, क्षुद्र अगर दे रहा है तो गौरव का क्षुद्र भी विलोम होता है, वहां आप उसकी भी सावधानी बरत सकते हैं। ठीक मेरे बच्चों, बाकी जो आपके सामने है इस किताब ने जो भी प्रयास करके दिया है काबिले तारीफ है। इसमें कोई एरर्स नहीं है जिन्हें हमें आपको समझाना पड़े। प्रैक्टिस के लिए हमने इस किताब को उठाया है ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो चलता रहे। आगे की स्थिति में आप देखें नैसर्गिक, नैसर्गिक का हमेशा उत्तर क्या आएगा? कृत्रिम। नैसर्गिक का सीधा सा अर्थ क्या होता है? जो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, गॉड गिफ्टेड। कृत्रिम जो हमारे द्वारा बनाया गया हो, यानी वो फोटोकॉपी हो, ओरिजिनल ना हो, उसको हम कृत्रिम कहते हैं मेरे बच्चों। इसके बाद आते हैं अनुग्रह। तो देखिए अनुग्रह का विग्रह है। अनु माने क्या होता है? पीछे। कभी कभी क्या होता है कि अनुग्रह का साग्रह या अनुग्रह का जो विग्रह है वो भी आएगा, अनुग्रह का आग्रह है, ये स्थिति बनाएगा। तो दोनों में आपको कंफ्यूज करने के लिए जब भी आए तो याद रखना, अनु ये जो आपका उपसर्ग है इसका विपरीत अनु का आ होगा या अनु का वी होगा, इस पर आपको गौर करना है। तो सटीकता के लिए अगर देखिए तो अनुग्रह का विग्रह अगर आप यहां कर रहे हैं, जबकि अनुग्रह का मतलब हो कृपा करना। नहीं, लोग कहते हैं भैया बहुत बड़ा अनुग्रह है आपका,
तो इसका विपरीत श्राप भी होता है। इस अनुग्रह को अगर आप देखेंगे तो मेरे बच्चों, इसका जो विपरीत है, अनुग्रह का विपरीत श्राप भी होता है। इसको ध्यान रखिएगा। मैं इन शब्दों के अलावा आपको वो शब्द दे रहे हैं जो इस किताब में रटने के बाद बाय द वे परीक्षा में अगर शब्दांतर होता है तो उसकी विपरीत अवस्था या व्यवस्था या अर्थ या भाव या आशय के और कौन से शब्द हैं, हम उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुग्रह का एक दूसरा अर्थ श्राप से भी आएगा, आप इनको भी यहां देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पर भी वही प्रश्न है, इसको जो कहते हो हम छोड़ देते हैं। अनुग्रह शब्द का विपरीत कौन है? तो अनुग्रह शब्द का विपरीत यहां पर ये क्या बता रहे हैं? विग्रह है। ठीक है, इनकी स्थिति आ गई। यहां पर आइए सदाचार। अब जब सदाचार कर दोगे तो अब सदाचार का कई विलोम होंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि कदाचार आप याद कर रहे हैं तो कदाचार ही होगा, नहीं मेरे बच्चों। सदाचार का आप यहाँ दुराचार भी कर सकते हैं क्योंकि दूर प्रत्यय लग सकता है यहाँ। ठीक है, सदाचार, कदाचार, दुराचार, तो यहाँ पर आपका दूर प्लस आचार, ये भी इसका विलोम होगा। तो सदाचार का दुराचार, ठीक, कदाचार भी है और दुराचार भी है। इसके बाद आते हैं इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। अब सही युग्म आपको देखना क्या है कि आपत्ति, विपत्ति, ये तो समानार्थी की तरह हो गया, ये सही है नहीं, क्योंकि आपत्ति और विपत्ति ये तो एक ही आशय के शब्द हैं, ये इनका सही नहीं है। गणतंत्र, जनतंत्र, गण माने भी जन और जन माने भी गण, ये भी समानार्थी ही है, इनका अर्थ जो है समान अर्थ दे रहे हैं, तो हम इनको भी नहीं यहां रख रहे हैं। अवकर्षण, अनाकर्षण, अवमाने भी रहित, अनमाने भी रहित, ये दोनों में जो लगा है उपसर्ग अवमाने रहित, अनमाने भी रहित, आकर्षण रहित, अर्थ अवकर्षण का भी होगा, आकर्षण रहित अनाकर्षण का भी होगा, ये भी नहीं आएगा। अब आते हैं आदृत, तो ये हो गया तिरस्कृत। आदृत मतलब जिसको आदर के साथ आप बुला रहे हैं, आदर और तिरस्कार, ये शब्द आप ले सकते हैं। यहां आदृत का अर्थ आ जाएगा आदर, यहां तिरस्कार का अर्थ आपके समझ में आ ही रहा है। तो आदृत का मतलब होता है आदर, आदर का विलोम क्या हुआ? तिरस्कार। इस तरह के जो शब्द आते हैं मेरे बच्चों, उन पर आप गौर करें और कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि शब्द बोध हमारे पास होना चाहिए। हम जब प्रायोजित विलोम पर ध्यान देते हैं तो एक ही अर्थ का भाव कई कई उपसर्गों के योग से होता है। ठीक है, जैसे हम आपको यहां पर दे रहे हैं, देखिए ये हो गया दुर, ये हो गया निर, ये हो गया दुस। तो अब इनको अगर आप देखेंगे तो एक ही भाव ही दे देंगे। अगर हो गया न, ये हो गया अन, ये हो गया अ, इनके भी भाव एक ही आएंगे। अब शब्द निर्माण में इन उपसर्गों का विविध प्रयोग है, लेकिन आशय उसका एक ही निकलेगा। तो अब यहां पर आपको गौर करना है कि जो उपसर्गों के द्वारा, यानी जो हमारे प्रायोजित विलोम हैं, आपको मैं पिछली क्लास में पढ़ाया हूं कि विलोम दो प्रकार के चले। एक मौलिक विलोम, मौलिक विलोम का तात्पर्य एक स्वतंत्र शब्द के लिए दूसरे स्वतंत्र शब्द का प्रयोग हो, जैसे अच्छा तो बुरा, ठीक, कोमल कठोर, मीठा तित, एक स्वतंत्र शब्द वो भी है, एक स्वतंत्र शब्द ये भी है, दोनों स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग हो रहा है यहाँ, तो ये मौलिक विलोम हुए। लेकिन इस मौलिक विलोम के बाद जो हमारे प्रायोजित विलोम आते हैं, ये कई स्थितियों से बनते हैं। पहले उपसर्गों से बनते हैं, फिर हम प्रत्ययों द्वारा बना सकते हैं, जैसे बल, वान, बलहीन,
धन, वान, धन, हीन, तो वान प्रत्यय लगा करके हम उसी का अनुलोम और विलोम तैयार के पिछली क्लास में हमने आपके साथ इस चीज का डिस्कशन किया। लिंग परिवर्तन के द्वारा करते हैं। हाँ, एक चीज याद है, एक डाउट आया है, एक बच्चे का सवाल आया है कि सर क्या प्राणी मात्र में ही लिंग परिवर्तन है, निर्जीव में क्या लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो मेरे बच्चों, लिंग बोध हर जगह है। अगर ये आपसे कोई कह रहा है कि नहीं केवल प्राणी मात्र में ही लिंग बोध है, लिंग परिवर्तन है, और निर्जीव जगत में आप लिंग बोध नहीं कर सकते, तो पहला चीज तो ये सुन लो, किसी भी बृहद का लघु रूप स्त्रीलिंग पैदा करता है जिसमें लिंग परिवर्तन है। जैसे कटोरा, कटोरी, खुरपा, खुरपी, छत्र, छतरी, थार, थाली, तमाम ऐसे आपको मिलेंगे। किसी भी भाव में आप जाओगे, लिंग भेद आपको हर जगह प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, एक बात बताओ, अगर लिंग बोध न हो निर्जीव में, तो नद्य और नदी कैसे बनते? नद्य पुल्लिंग है और नदी स्त्रीलिंग है। पहाड़, पहाड़ी, ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो निर्जीव में भी लक्कड़, लकड़ी, गट्ठर, गठरी, कितने आपको चाहिए बताइए? जितने भी आप चाहें, हर एक का स्त्रीलिंग होता है। कहीं पर भी आप देख लो, खाने में देख लीजिए, टिक्कड़, टिकरी, बना कि नहीं? तो ये बात नहीं है। आप लिंग बोध निर्जीव में भी होता है, और उसका जो परिवर्तन है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का, वो कई विधाओं में चलता है। कुछ तो संस्कृत के जो आते हैं आपके स्त्री प्रत्यय, जिसमें टाप, डाप, डिस, डिन है, जिसमें आ शेष रहता है, बाकी इत संज्ञक हो जाते हैं। एक में ई, डिस, डिन में आएंगे तो ई शेष रहेगा, बाकी सब इत संज्ञक हो जाएंगे। तो किसी भी अकारांत पुल्लिंग में याद रखिएगा मेरे बच्चों, यदि शब्द जो है शब्द हमारा अकारांत पुल्लिंग है, तो उसको आकारांत करते ही, आकारांत करते ही वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। ये सजीव में भी चलेगा, निर्जीव में भी चलेगा। जैसे शिष्य, अकारांत, शिष्या, इकारांत, अरे स्त्रीलिंग हो गया, आकारांत होते स्त्रीलिंग हो गया। वृद्ध, वृद्धा, उसमें भी परिवर्तन। ये तीन, उस दो जो है वो स्त्री प्रत्यय आते हैं आपके संस्कृत से। बाकी जितने स्त्री प्रत्यय हैं, नी, आनी, आइन, जैसे आइन में पंडित, पंडिताइन, सेठ, सेठाइन, मास्टर, वो तो आनी हो जाएगा, मास्टरानी हो जाएगा। मोर, मोरनी हो जाएगा। धोबी, धोबिन हो जाएगा, इन प्रत्यय आएगा। ठीक, तो ये सारे प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं। और निर्जीव शब्द भी शब्द है, निर्जीव जगत के शब्द भी शब्द जगत में शब्द हैं, और शब्द में लिंग, वचन और कारक, ये तीन का बोध अनिवार्य है, तभी पद बनेंगे। बिना लिंग, वचन और कारक के बोध के कोई भी शब्द पद नहीं बनता। तो जो निर्जीव शब्द हैं, क्या उनमें लिंग, वचन और कारक का बोध नहीं होगा? होगा। तो ये अगर कोई कहा, या आप कहीं पढ़े, या आप कहीं सुन करके प्रश्न हमसे किए, तो ये प्रश्न का सीधा सा उत्तर बेटा,
शब्द कोई भी हो, उसमें लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। अब ये प्रभाव यदि उस शब्द में वर्तनी परिवर्तन कर दिया, रूप परिवर्तन कर दिया, तो वह शब्द विकारी की कोट में जाएगा। और अगर ये विधाएं उस शब्द पर लागू हुई पर उसका वर्तनी परिवर्तन नहीं हुआ, रूप परिवर्तन नहीं हुआ, रचना का परिवर्तन नहीं हुआ, वो शब्द ज्यों का त्यों है, तो वह अविकारी कहलाएगा। अविकारी विचार होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। विकारी में आएंगे तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। तो अगर संज्ञा में आ रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हर संज्ञा सजीव की हो, निर्जीव की संज्ञा नहीं है क्या? और अगर वह निर्जीव शब्द की संज्ञा है तो उस पर लिंग का प्रभाव क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? जब अभी आपके सामने रखा पहाड़, पहाड़ी हो गया, कटोरा, कटोरी हो गया, खुरपा, खुरपी हो गया। तो ये परिवर्तन होता है मेरे बच्चों, इस पर आप गौर कीजिएगा। फिर किसी नेक्स्ट क्लास में आप सवाल आप लेके, या इस क्लास के बाद आप बैठिएगा, हम आपको पूरा डिटेल बता देंगे। ठीक है, अभी चूंकि ये बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा सिर्फ मतलब ये है मेरे बच्चों कि जो शब्द इस बुक में दिया गया है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, नो डाउट। हमारा यहाँ पर भूमिका मात्र ये है कि जो शब्द दे करके उसका आपसे विकल्प दे रहा है, इन विकल्पों के अलावा भी विकल्प हैं, वो इसलिए आपको मैं शेयर कर रहा हूं कि बाई द वे अगली परीक्षा में इस विलोम का ये विकल्प न आए, बल्कि उसी अर्थ का कोई दूसरा शब्द आए। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि कई कई उपसर्ग एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, कई उपसर्ग एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अब जो उपसर्ग के द्वारा हम किसी शब्द का विलोम याद किए हैं, अब वो मान लो न हट आकर किसी दूसरे उपसर्ग का उसी अर्थबोध का शब्द आया तो क्या करेंगे? तो उसके लिए मेरे बच्चों आपको मैं इस किताब को आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि इसमें जितना देख रहे हैं वे लगभग अभी हमारे पास जितने आए हैं उसमें सब में देखो, यहाँ स्वर्गीय है, इसमें भी आपको उपसर्ग लगा हुआ है, नैसर्गिक है, इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है। अब इनके अलग अलग, नैसर्गिक का अलग जाएगा और स्वर्गीय का अलग आएगा। स्वर्गीय में देखेंगे तो कौन सा उपसर्ग मिलेगा? सु, सु का उपसर्ग। सु माने अच्छा भी होता, सु माने सामने भी होता, सु माने सुंदर भी होता, सु माने प्रत्यक्ष भी होता है। अब ये किस भाव में आ रहा है इसे आपको देखना होगा, और इस तरह से आप इन शब्दों को रखिए और इनका समानार्थी हमेशा याद रखिएगा। आपसे मेरा आग्रह है कि विलोम में जो मूल शब्द दे रहा है उस मूल शब्द का समानार्थी शब्द का एक संग्रह बना लीजिएगा, उसी का समानार्थी शब्दों का संग्रह, ताकि आप ये कंफर्म रहें कि अगर ये विकल्प में नहीं आया, ये आ रहा है, तो इसका विलोम यही होगा। इसके लिए पिछली क्लास में हमने आपको लिंग परिवर्तन, उपसर्ग परिवर्तन, प्रत्यय परिवर्तन और अव्यय परिवर्तन, इस सब के द्वारा आपको शब्द मैंने समझाया है, दिखाया है। चूंकि एक बात और मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं मेरे बच्चों कि अभी तक मैं पढ़ाता था जो एक क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट बोर्ड जो होता है, ठीक, अब मार्कर से पढ़ाता था। यहाँ थोड़ा सा हमको अभी डील इसको हैंडल करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट भी आ रही है। उस हिचकिचाहट का कारण क्या है कि पता नहीं क्या चीज़ छुआ जाए, क्या चीज़ दब जाए, क्या परिवर्तित हो जाए, तो हमारे बच्चों का समय बर्बाद हो जाएगा। एक आध क्लास और इस तरह से करने के बाद हम प्रॉपर हो जाएंगे मेरे बच्चों। सब्जेक्ट आपका आपके सामने रहेगा, बेहतर ढंग से रहेगा। और हम अब जो नेक्स्ट क्लास हम आपको देंगे, सुन लीजिए, अब हम आपको जो नेक्स्ट क्लास देंगे वो नेक्स्ट क्लास मेरे बच्चों कुछ इस तरह से आपको हम प्रस्तुत करेंगे कि आपको मैंने यहां पर ए दे दिया, जैसे मान लीजिए कि सम्मुख। अब सम्मुख का विलोम क्या क्या है? तो सम्मुख का क्या होगा? अवमुख भी कर सकते हैं, अवमुख।
अपमुख, कुमुख, अमुख, निर्मुख। अब सबके इस तरह से हम प्रत्यय लगाते चले जाएंगे, इसी का विलोम रहेगा। अब ये सम्मुख है या सन्मुख है, दोनों की बात एक ही आएगी मेरे बच्चों, याद रखिएगा। इनमें अर्थांतर नहीं है, इनमें अर्थांतर नहीं है, इसमें संधि भेद है, अर्थ भेद नहीं है। सम्मुख में देखेंगे तो ये हो जाएगा सप प्लस मुख। इनमें अगर आएंगे तो ये हो जाएगा सत प्लस मुख। ठीक, ये संधि का पंचमाक्षर नियम है बच्चों। संधि का पंचमाक्षर क्या है कि प्रथमाक्षर, ठीक मेरे बच्चों, तो इसमें केवल संध्या भेद है। ठीक, अब इसमें नियम आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, इनका चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, इनका विलोम इतने में से कोई भी हो सकता है और आप उसे नकार नहीं सकते। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे और आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि सर ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं, तो देखो मेरे बेटा, ये नियम क्या कहता है, ये कैसे हुए हैं, हम आपको इसको स्पष्ट कर दूं। ये कहता है कि प्रथमाक्षर प्लस मकार म या न बराबर पंचमाक्षर। अब प्रथमाक्षर में कौन आएगा, क च ट त प। ये क च ट त प अगर म या न से मिलेगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा अंग, य, ण, न और म। सॉरी यार, इसको यहां नहीं होना चाहिए, न और म, ये बनेगा कौन, तो क च ट त प। एक क च ट त प अगर म से मिलेगा, क अगर म से मिला तो अंग बनेगा, च अगर म या न से मिला तो य बनेगा, ट अगर म या न से मिला तो ट बनेगा, त न या म से मिला तो न बनेगा, और प अगर म या न से मिला तो म बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ प म से मिल रहा है, इसलिए प का परिवर्तन किस में हो जाएगा, म में। ठीक, तो हो गया सम्मुख। और यही प्रथमाक्षर यहाँ त है, त म से मिल रहा है तो इसका प्रथमाक्षर का पंचमाक्षर क्या है, न है, ये हो गया सन्मुख। तो चाहे सम्मुख हो और चाहे सन्मुख हो, दोनों की मीनिंग सेम है, और इनका ये इतने विलोम समानार्थ के हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो मैं रट के जा रहा हूं यही सवाल आएगा, उससे भिन्न प्रश्न भी आते हैं मेरे बच्चों। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे शब्दों का मैं संग्रह करके आप लोगों तक पहुंचाऊं जिसके समान अर्थ होते हुए भी कई रूप हैं, और उस रूप में सवाल पूछा जाता है, ताकि हमारे बच्चे अगर विलोम पढ़ लिए हैं तो परफेक्ट हो जाए। यहां से क्वेश्चन चाहे कितना हो घुमाया जाए उसे हम देख लें। ठीक मेरे बच्चों, तो आज की क्लास हम यही विराम कर रहे हैं, और एक सूचना आप लोगों को भी दे रहे हैं। जो भी हमारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, यदि उनके सर्किल में या स्वयं वो ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो मेरे बच्चे ऑफलाइन क्लास भी बहुत नाम मात्र के फीस के साथ मैं टेढ़ी पुलिया, कुर्सी रोड, अलीगंज में प्रारंभ किया हुआ हूं। आज उसकी मैंने पहली क्लास प्रारंभ किया, जिसमें वो बच्चा बैठा जो प्रश्न किया था कि क्या निर्जीव में ही लिंग भेद है, सजीव, अरे क्या सजीव में ही लिंग भेद है, निर्जीव में लिंग भेद नहीं है। तो इन लोगों की क्लास में शुरू कर दिया बच्चा, पहली क्लास हमारी हुई है अभी। तो जो बच्चा इच्छुक है, आना चाहता है, या आसपास उनका अपना रेजिडेंस है, तो वो ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हैं, उनका स्वागत है। नेक्स्ट क्लास हम इस तरह के चीज़ों को लेकर के आएंगे। बाकी मटेरियल्स तो मेरे बच्चों आप लोगों के पास है, मार्केट में भी खूब उपलब्ध है, भारी मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ से आप ले भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम वो जो मटेरियल है हम वो ना पढ़ाएं, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। उन मटेरियल में जो अतिरिक्त है, जो हमारे पैर की बेड़ी बन सकता है, जहाँ हमसे चूक हो सकती है,
मैं ऐसे पॉइंट्स को उठाऊं और उससे आप लोगों को आगाह करूं। अगली क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों।